हेलो साथियों, रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपने सुना हो, लेकिन उसके काम और उसकी उपलब्धियों को हम लोग देखेंगे। उन्होंने भारत में कौन कौन सी गतिविधियां को संपादित किया और इनको किस लिए जाना जाता है और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक ही वीडियो में संपूर्ण फैक्ट आपको मिलेगा। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, इसकी उपलब्धि आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये एक पोर्शन है जिसमें हम लोग सभी गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल इत्यादि इत्यादि को अच्छे से देखेंगे। ध्यान में रखना है, हम लोगों को शुरू से समझना है। रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहला अगर नाम याद आता है तो ईस्वी पहले याद आना चाहिए, इसका शासन काल, ना कि जन्म तिथि। शासन काल तो वो 1757 से लेकर 1760 इसका पहला शासन काल होता है। ये बातें ध्यान में रखना है। कमेंट में जल्दी से बताइएगा कि इसका दूसरा शासन काल कब से कब तक था। ये क्वेश्चन भी आपसे हम कमेंट में करने के लिए कह रहे हैं। तो याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव प्लासी की लड़ाई के बाद उनका शासन काल शुरू होता है। किस रूप में? तो बंगाल के गवर्नर के रूप में। किसके रूप में? याद रखना है, गवर्नर जनरल नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है गवर्नर जनरल का पद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत आया था। इससे पहले तो ये 1757 की ही बात है। 1757 की अगर हम बात करेंगे तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल के गवर्नर थे। कहां के? बंगाल के गवर्नर थे। पलासी की लड़ाई के बाद सत्ता प्रारंभ होता है। कंपनी का शासन का नींव इसी वर्ष ये माना जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। और इनका शासनकाल पहला जो था 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो इसका असली नाम रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट बैरन क्लाइव ऑफ पलासी, इनको यह दर्जा दिया गया था। ध्यान में रखना है, क्या कहा गया था इनको? तो याद रखना है फर्स्ट बैरन क्लाइव ऑफ पलासी, क्योंकि पलासी के जीत के बाद ही यह संभव हो सका था कि पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और इनका नींव आ सके। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना। यह हो गया। चलिए, क्लाइव 1743 में भारत आए थे। एक नंबर यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत वो कब आए थे। ध्यान में रखिएगा, 1743 ईस्वी में वो भारत आते हैं। 1751 ईस्वी में जब आरकाट की घेरा करके वो अच्छे से किलाबंदी करके लगातार 53 दिन तक अपनी सेना का डिफेंस करते हैं, तब उनकी कुशलता को देखते हुए ही उनको बंगाल का गवर्नर पद सौंपा जाता है। जिन्होंने गुरिल्ला टेक्निक को यूज किया किसके खिलाफ? तो फ्रांसिस है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाइव ने युद्ध नीति में कौन से तकनीकी, कौन से कौशल के द्वारा उन्होंने युद्ध किया। तो ध्यान में रखना है, गुरिल्ला जो टेक्निक था, गुरिल्ला जो पद्धति थी, वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अपनाया गया था। ये भी बातें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या याद रखना है? लॉर्ड क्लाइव ने आरकाट को घेराबंदी करके 53 दिनों तक डिफेंस करते हुए एक अपने युद्ध कौशल को अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजी साम्राज्य के सामने, अंग्रेजी कंपनी के सामने अपने आप को साबित किया कि हमारी सैन्य क्षमताएं काफी अच्छी है। और इसी को देखते हुए उन्हें गवर्नर बनाया गया। कहां का गवर्नर? तो बंगाल का गवर्नर। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल का कोई पद उस समय नहीं था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था गवर्नर जनरल का पद। ये बातें ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो 1756 ईस्वी का बात याद आता है। क्या? तो बंगाल के उस समय नवाब हुआ करते थे मुगल साम्राज्य में, सिराजुद्दौला। उन्होंने कलकत्ता को कब्जा किया हुआ था, जिसे क्लाइव ने 2 जनवरी 1757 को वापस जीत लिया। और आप यहां देख रहे हैं कि सिराजुद्दौला की हार और बंगाल में गवर्नर का किस तरह से स्थापना होता है, ये बातें सिराजुद्दौला के हार से प्रारंभ हो जाता है। पलासी के युद्ध में क्लाइव ने मीर जाफर की गद्दारी का लाभ उठाया। मीर जाफर ने अपने मुगल साम्राज्य में गद्दारी करते हुए उन्होंने लॉर्ड क्लाइव का ही साथ दे दिया। इसीलिए मीर जाफर के गद्दारी का लाभ उठाते हुए पलासी के युद्ध में वो विजयी हो जाते हैं। सिराजुद्दौला और उसकी टीम हार जाती है।
उस मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बिल्कुल याद रखना है, क्लाइव ने उनके जरिए कंपनी के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाता है निश्चित तौर पर, और उन्हें पहली गवर्नरशिप मिल जाती है। कब से कब तक? तो याद रखना है 1755 से शुरू होकर 1760 तक रही, और उन्होंने प्लासी की लड़ाई जीती और बंगाल बिहार में कंपनी की अथॉरिटी को और भी अच्छी तरीके से मजबूत कर लिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने कौन कौन से घटनाक्रम को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और अपनी उपलब्धि को वो बता रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको ये याद रखना है। क्लाइव ने अपने खुद के लिए एक बड़ी रकम और जागीर स्टेट वार्षिक आय पाया, जिससे कि वो भ्रष्टाचार का रास्ता खुल जाता है। इन पर आरोप लगता है कि ये इनके ही शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा केसेस किसके शासनकाल में आया? तो याद रखिएगा बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। उन्होंने अपने लिए एक अच्छी रकम, एक क्या कहते हैं, वेतन के रूप में ले लिया। यही नहीं, जागीर स्टेट में जो वार्षिक आय होता था उसको भी अपने नाम कर लिया, और इस तरह से भ्रष्टाचार का रास्ता यहां से पनपता है। अगर हम लोग बात करें आगे, तो रॉबर्ट क्लाइव के शासन में एक बहुत ही अच्छी ये प्रणाली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, द्वैत शासन यानी द्वैत सिस्टम पर आधारित शासनकाल था। ये द्वैत सिस्टम क्या था? तो याद रखना है राजस्व का अधिकार, यानी जितना भी फाइनेंशियल पैसा संबंधित जो भी बातें थी वो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रहता था, इसका सारा मैनेजमेंट। जबकि नवाब यानी मुगल साम्राज्य में जो नवाब हुआ करते थे उनके हाथों में पुलिस का सारा काम और न्यायिक अधिकार उसके पास हुआ करता था। ये डुअल गवर्नमेंट हो गया। देखिए, पहला कि आधा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में और आधी जिम्मेदारी नवाब के हाथों में यानी मुगल साम्राज्य के हाथों में रहा करता था। यह डुअल गवर्नमेंट होता है, जिसको द्वैध प्रणाली हिंदी में कहते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव ने। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। क्लाइव ने जनवरी 1767 को कलकत्ता छोड़ा और दूसरी गवर्नरशिप उनका अंत होता है। ध्यान में रखना है ये क्या है। तो रॉबर्ट क्लाइव कब तक इंडिया में रहे ये यहां पर हम बता रहे हैं कि पहला तो आप जान गए, और दूसरा 1764 में वो पुनः गवर्नर बनते हैं दूसरे शासनकाल में, और वो चलता है 1767 ईस्वी तक। बिल्कुल आपको याद रखना है। और उसके बाद वो कलकत्ता छोड़कर चले जाते हैं और उनका गवर्नरशिप समाप्त हो जाता है। तो ये दूसरा शासनकाल, आपको ये अवधि 1764 से 1767 ईस्वी बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, चलिए ब्रिटेन में अब बात करें। 1767 हो गया, तो 1773 में संसद में रॉबर्ट क्लाइव ने अपने देश को महान और योग्य सेवा दिया, यह घोषित होता है 1773 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव को उसके नेतृत्व के लिए उन्हें महान कहा गया। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है। यही नहीं, क्लाइव की सेहत और अवसाद के कारण उनके अंततः क्या होता है, 22 नवंबर 1774 को वो आत्महत्या कर लेते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि इनको आत्महत्या करने का बड़ा शौक था। पहले भी कई बार इन्होंने अटेम्प्ट लिया था, लेकिन भगवान के कृपा से बच जाते थे। आखिरकार वो जब गवर्नर के पद से हटकर और कलकत्ता छोड़कर रवाना हो जाते हैं, तो अंततः उनकी सेहत खराब हो जाती है अवसाद के कारण। वो आत्महत्या आखिरकार कर ही लेते हैं, और वो दिन याद रखिएगा 22 नवंबर 1774 ईस्वी। क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इनका संघर्ष देखा। इनके सैन्य नेतृत्व में ही बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी जाती है। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक
कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है रॉबर्ट क्लाइव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1765 ध्यान में रखना है। अब हम लोग पुनः जाते हैं वहां 1765 ईस्वी यानी प्रथम कार्यकाल। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया है। ध्यान में रखना है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उस समय कंपनी के हाथों में था। किसके हाथों में? कंपनी के हाथों में था। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग द्वैत शासन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। द्वैत शासक के जनक किसे कहे जाते हैं? पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? ये पहला क्वेश्चन। द्वैत शासक को लागू करने वाला कौन था? दूसरा क्वेश्चन। और द्वैत शासन को समाप्त करने वाला कौन था? ये तीसरा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले इस व्यवस्था को अच्छे से समझते हैं। द्वैत शासन बोले तो इंग्लिश में डुअल गवर्नमेंट। बिल्कुल आपको पहले इंग्लिश याद रखना है क्योंकि द्वैत शासन इंग्लिश में डुअल भी होता है, डायरकी भी होता है, दोनों में काफी अंतर है, वो हम अभी क्लियर कर देते हैं। ध्यान में रखना है द्वैत शासन में राजस्व यानी फाइनेंशियल, राजस्व दीवानी का अधिकार यानी राजस्व यानी पैसे संबंधित कोई भी कर वसूली हो, फाइनेंशियल सिस्टम, वो किसके पास था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। आप बोलेंगे जी सर। द्वैत शासन में प्रशासनिक यानी पुलिस वाला सारा चीज मैनेजमेंट और दूसरा न्यायिक यानी दंड देने का प्रावधान इत्यादि इत्यादि का कार्य नवाब के पास था। ये 2 तरह का सिस्टम ही इसका नाम देता है डुअल गवर्नमेंट यानी द्वैत सिस्टम। द्वैत सिस्टम प्रणाली में अराजकता और शोषण निश्चित तौर पर बढ़ जाता है क्योंकि यहां एक अलग साम्राज्य चलाने वाला, शासन चलाने वाला होता है, दूसरा अलग होता है और दोनों के बीच में थोड़ी बहुत मतभेद होता ही है। इसीलिए ये सिस्टम उतना सफल नहीं माना जाता। इसमें अराजकता और शोषण निश्चित तौर पर बढ़ जाता है। 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाता है। द्वैत शासन को लागू करने वाला, कमेंट करके बताइएगा जल्दी से, द्वैत शासन को समाप्त करने वाला कौन? तो वारेन हेस्टिंग। यानी 2 नाम आपको भी याद रखना है, एक तो रॉबर्ट क्लाइव जिन्होंने द्वैत शासन को लागू किया और एक जो द्वैत शासन को समाप्त करता है वो कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1772 की ही बात है। इन सुधारों के अंतर्गत दीवानी और निजामत दोनों का अधिकार कंपनी को सौंप दिए जाते हैं। निश्चित तौर पर आपको ये डुअल गवर्नमेंट में समझ में आ गया होगा। अगर हम इस डुअल सरकार की प्रकृति, नेचर की बात करें तो 1772 के बाद बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन शुरू हो जाता है। बोलेंगे यस सर। अब यहां पर एक नाम फिर से आता है जिसको आप फिर से याद रखेंगे, वो हमारा था लियोनेल कर्टिस। क्या याद रखिएगा? लियोनेल कर्टिस। इन्होंने भी द्वैत शासन, लेकिन उस द्वैत शासन में द्वैत का इंग्लिश थोड़ा अलग है, इसको बोलते हैं डायरकी सिस्टम। ये भी डुअल गवर्नमेंट के जैसा ही वर्क करता है लेकिन इसका हिंदी द्वैत ही होता है, द्वैत शासन ही होता है। लेकिन जब आप इंग्लिश देखेंगे ना तो उसके लिए डायरकी वर्ड यूज होता है और दोनों बिल्कुल अलग है। किसी दिन इसको भी क्लियर कर लेंगे। और वैचारिक रूप से इसका सिर्फ विचार उन्होंने किया कि डुअल गवर्नमेंट इस तरह से होगा, तो वैचारिक रूप से जनक अगर पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए? थियोरिटिकल फादर ऑफ डायरकी, नॉट डुअल। यहां डुअल नहीं होगा, ध्यान में रखना, डुअल नहीं होगा, बार बार कह रहे हैं। यानी 3 क्वेश्चन अब आपके मन में आ रहा है डुअल गवर्नमेंट को लेकर, द्वैत शासन को लेकर। द्वैत का जब डुअल इंग्लिश होगा तब आपको याद रखना है क्या? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया, वारेन हेस्टिंग ने उसे खत्म किया। लेकिन अगर यहां पर द्वैत का मतलब द्वैत यानी डायरकी की बात होगी और इसके वैचारिक जनक की बात यानी थियोरेटिकल फादर ऑफ डायरकी पूछा जाए तो आपको एक अलग से नाम याद रखना है और वो था लियोनेल कर्टिस। बिल्कुल आपको अब समझ में आ गया होगा। यानी निश्चित तौर पर आप ये समझ पा रहे हैं क्या कि डुअल और डायरकी में अंतर है। अब रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे तो उन्होंने 1765 ईस्वी में बंगाल में डुअल गवर्नमेंट को लागू करता है।
वारेन हेस्टिंग्स 1765 में के बाद 1772 में इस डुअल गवर्नमेंट को समाप्त कर देता है। हम दोनों को एक जगह लिख लिए हैं। 65 में लागू होता है, ये पूछा जा सकता है। 72 में समाप्त हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बार बार हम कह रहे हैं कि 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला नाम रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने डुअल गवर्नमेंट को 1765 में क्या किया, लागू किया। ठीक है। लियोनर कर्टिस का नाम याद रखना है, जो थियोरेटिकल ओरिजिन यानी उनके फादर होते हैं। और ये बातें भी ध्यान में रखना है कि वो 1919 में, याद रखना है कब, बाद में जाके ये है डेरारकी सिस्टम, जिसका जनक 1919 के एक्ट के कारण माना जाता है। इसीलिए बाद की बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हम यहीं पर बता दिए। और वारेन हेस्टिंग ने इसके डुअल गवर्नमेंट को क्या किया, एबॉलिश किया, यानी समाप्त कर दिया। यानी डेरारकी को भी द्वैध शासन कहते हैं। डेरारकी के जनक लियोनल कर्टिस, बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से जनक थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से संबंधित ये डेरारकी सिस्टम है। प्रांतीय शासन ट्रांसफर्ड हो गया और रिजर्व कुछ सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते थे, इस पर हम लोग विचार बाद में करेंगे। डुअल गवर्नमेंट, जो हम द्वैध शासन की बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव करते हैं, ये व्यवहारिक रूप से इसे लागू करता है किसने, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। कब करता है, तो 1765 ईस्वी में। कहां करता है, तो बंगाल में। इसके अंतर्गत दीवानी जो है वो कंपनी के पास चला जाता है और निजामत जो है वो नवाब के पास रहता है। प्रशासनिक सारी व्यवस्थाएं, न्यायिक व्यवस्थाएं। अब डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन को समाप्त कौन कर देता है, तो वारेन हेस्टिंग कब कर देता है, तो 1772 ईस्वी में। और इसके साथ डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ कंपनी का रूल रह जाता है। अब इसमें नवाब का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ये भी बातें आपको याद हो गया होगा। अब हमने जो आपको 1919 की ये बातें संक्षेप में समझा दिया, उसे और भी थोड़ा सा समझने का जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आता है 1919, इसके अंतर्गत ये डेरारकी सिस्टम आता है, जिसको हिंदी में भी संजोग से द्वैत ही कहते हैं। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत लाया जाता है। ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आता है और इसी सुधार में यह डेरारकी को लाया जाता है। याद रखना, इसके लिए आपको एक नाम याद रखना है, पूरा नाम है एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। और ये मॉन्टेग्यू और इसके साथ जुड़ता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और इस दोनों के नाम से ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यह कहलाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसका नाम पड़ता है। इन्हीं सुधार के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित होता है और उसी अधिनियम के तहत प्रांतीय स्तर पर यह डेरारकी, तो याद रखना है, ये जो डेरारकी यानी द्वैत सिस्टम था वो किस स्तर पर कार्य करता था, तो ध्यान में रखना है, ये प्रांतीय स्तर पर कार्य करता था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। डेरारकी यानी द्वैत सिस्टम के लिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि डेरारकी यानी द्वैत से, जब डेरारकी बोल के द्वैत सिस्टम बोले तो आपको लियोन कर्टिस नाम याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव नहीं। पहला कंफ्यूजन जहां पर हम ऑब्जेक्टिव देकर आपको बता दिए। फिर कहेगा कि बंगाल में डुअल गवर्नमेंट यानी द्वैत शासन की बात करेंगे और शुरुआत कौन किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। बिल्कुल ध्यान रखना है। और तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल में डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किस गवर्नर जनरल ने किया। चूंकि आप सभी को पता है कि 1772 ईस्वी में समाप्त किया और 72 ईस्वी में गवर्नर जनरल का पद आ जाता है। इस पर ध्यान नहीं देना है। और वारेन हेस्टिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोले अब कोई दिक्कत है। डेरारकी के जनक लियोनल कर्टिस 1919 ईस्वी, डुअल गवर्नमेंट को प्रारंभ रॉबर्ट क्लाइव 1765 ईस्वी, डुअल गवर्नमेंट का अंत वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी। बिल्कुल। लीगल प्रोविजन एक्ट आता है कब, तो 1919 ईस्वी में। इसके साथ एबॉलिश का जो प्रिंसिपल लेवल होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। अब आप इस तरह से इस महान व्यक्ति बोले या इन कुत्तों को आप देख लीजिए। निश्चित तौर पर
आपको यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम बता दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निश्चित तौर पर ये भी एक है स्क्रीनशॉट, एआई का जमाना है, आपको इसी तरह से पढ़ना है। कैसा लगा आज का ये बेहतरीन क्लास, और हमने जो सार्थक प्रयास किया, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए गवर्नर जनरल, और इसमें जितने भी गवर्नर जनरल और गवर्नर बंगाल के वायसराय इत्यादि इत्यादि जितने भी आएंगे सभी को हम इसी तरह से विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर आप रास एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर कर ले, अपने जितने भी ग्रुप हो सभी में शेयर कर देंगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी, और हमारे साथ आप बने रहें। धन्यवाद।